हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कई बार घर पे रहकर हमने सिंपल सर्किट्स जो है वो ज्वाइन किए हैं। दो वायर ले ली, एक छोटा सा बल्ब ले लिया या एलईडी आप कह लीजिए वो ले लिया, और छोटा सा हम लोगों ने एक सेल या बैटरी ले ली। सेल जनरली हमारे घर में जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं टीवी का या एसी का, उसमें से हम निकाल ही देते हैं, ठीक है। और फिर उसमें हम लोग वायर्स को ज्वाइन करके कनेक्शन बना देते हैं, बल्ब के साथ एक क्लोज सर्किट हम लोग बना देते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं और फिर स्विच ऑन करके जब भी हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो जो बल्ब है ना वो डिम ग्लो करता है, ठीक है, फ्लक्चुएट करेगा, ग्लो होगा फिर नहीं करेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, इसको वोल्टेज उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग जो है वो बैटरी थोड़ी सी हाई वोल्टेज वाली यूज करते हैं, उसको हटा देते हैं। फिर हम लोग उससे थोड़ी हाई वोल्टेज वाली यूज करते हैं तो अच्छे से ग्लो कर लेता है। फिर सोचते हैं कि वो उतना अभी ब्राइट नहीं जितना इसको होना चाहिए, तो हम लोग उसको हटा के एक और हम लोग बैटरी थोड़ी और हाई वोल्टेज की यूज कर लेते हैं। फिर जब हम देखते हैं तो फिर से हम वही देखते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है बैटरी का करंट के साथ। ओके, तो यही रिलेशन आज हम लोग देखने वाले हैं आज के हमारे सेशन के अंदर। जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक सीरीज स्टार्ट कर लिया है, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं मैंने, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गो वॉच दोज वीडियोस सो दैट आपको ये वीडियो के अंदर करंट वोल्टेज के बेसिक फंडामेंट्स जो हो वो क्लियर। तो देख किस बात की, मैं हूं आपकी सपना मैम, और आज हम लोग देखने वाले हैं एक रिलेशन जो हमें V दैट इज वोल्टेज और करंट I के बारे में बताएगा। लेट्स स्टार्ट। कि जो वोल्टेज होता है बैटरी, हम लोगों को पता है कि जो भी करंट पास होता है वो बैटरी लगाने के बाद ही होगा। तो ये बैटरी का जो रिलेशन है, ये जो वोल्टेज रहता है हमारे बल्ब या किसी भी कंडक्टर के साथ, क्योंकि उसको हम लोग बल्ब जनरली लेते हैं क्योंकि वो ग्लो करता है, तो हम वो ऑब्जर्वेशन से अच्छे से नोटिस कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो हम लोग करंट पास करते हैं, इसका रिलेशन बेसिकली क्या है? क्या ऐसा है कि वोल्टेज अगर बैटरी बढ़ाते जाओ तो करंट कम होता है, या तो फिर बैटरी की वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या करंट इंक्रीज होता है? तो ये रिलेशन जो है वो हमें दिया था एक जर्मन फिजिसिस्ट ने, जिनका नाम है ओम्स लॉ। बहुत सारे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, ओम्स लॉ का नाम सुन के ही वो डर जाते हैं कि पता नहीं कैसा लॉ है, क्या इसमें हम लोगों को रीड करना पड़ जाएगा। बट ट्रस्ट मी बेटा, ये वीडियो देखने के बाद यू आर गोइंग टू लर्न द ओम्स लॉ इन अ वेरी 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 सिंपल वे। सो बच्चों, जो रिलेशन V और I के बीच का है, दैट इज वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो रिलेशन है, वो बेसिकली हमें बताया था जॉर्ज ओम ने। जॉर्ज ओम, he was a German physicist, and in 1827 he found out the relation between the voltage and the current. इन्होंने बताया था, इसकी वजह से इस रिलेशन को एक लॉ के जरिए से देखा गया, और उस लॉ का हम लोग नाम कहते हैं ओम्स लॉ, जो इन्हीं के नाम पे ही रखा गया था। तो अब ये ओम्स लॉ स्टेट क्या करता है वो हमें देखना है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, बेटा बेसिकली आप लोगों को ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आप आगे आराम से अपने आंसर को एलोबरेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ ये कहता है दैट द वोल्टेज इज डायरेक्टली proportional to the current flowing in the circuit. Simple statement। अगर हम लोग इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट द वोल्टेज दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या होती है, टू द करंट। जी हाँ,
ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ये जो सिंबल है, ये जो रिलेशन है, वो हमें यहाँ पे आज देखना है। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। इसका मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1.5 वोल्ट की बैटरी ली, फिर 3 वोल्ट की बैटरी ली, फिर 5 वोल्ट की बैटरी ली, तो अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम लोग ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि करंट जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो जब दोनों क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज होती हैं या एक साथ डिक्रीज होती हैं, उन क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेल, अब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आगे लेकर तो नहीं चल सकते हैं। वी नीड कि भाई इनके बीच का रिलेशन जो है वो इक्वल टू के दौरान बताया जाए, जिसकी वजह से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वल टू साइन लगा देते हैं। कभी भी प्रोपोर्शनल साइन को अगर हमें हटाना होता है तो हमें एक कांस्टेंट जो है वो बताना होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट यूज करती हूँ जिसका नाम है रेजिस्टेंस और जिसका सिंबल है R। जी हाँ, रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि मैम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? देखिए बेटा, रेजिस्टेंस के वर्ड को अगर आप सही से देखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट मतलब रोकने वाला, ठीक है। हमारा कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर, बल्ब, वायर, AC, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी अप्लायंसेस यूज कर लें। हर एक जो कंडक्टर है उसके अंदर एक कैपेसिटी है, एक पावर है रेजिस्ट करने की, रोकने की। किसको रोकने की? करंट को रोकने की। ये हमारा एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो ये वायर जो है उसको अपोज करेगा, वो करंट को अपोज करेगा कि नहीं, तुम्हें यहाँ से ट्रैवल करवाना है हमें। तो ये जो अपोज एक्शन होता है ये रेजिस्टेंस होता है। इसका वैल्यू, ठीक है, डिपेंड करता है हमारे पास कैसा अप्लायंस है, क्या है, कौन सी वायर है। खैर वो हम लोग एक डिटेल्ड में इन द नेक्स्ट वीडियो हम जरूर देखेंगे कि रेजिस्टेंस का एक्चुअली फंडामेंट क्या होता है। बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि करंट को हमेशा वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर रोका जाता है और उस रोकने वाले टर्म को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। बच्चों, हम लोग जो 3 टर्म्स हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, उसको हम एक ट्रायंगल, एक पिरामिड फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं वोल्टेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि जितना वोल्टेज लगाएंगे उस हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगा, जितना करंट प्रोड्यूस होकर ट्रैवल होगा उसके हिसाब से रेजिस्टेंस आएगा। तो एक रिलेशन जो अभी हम लोगों ने सिंपल देखा था, दैट V इक्वल्स टू IR। अब हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मुझे इसमें सेकंड फॉर्म लिखना है, सपोज कि मैं I लिखती हूँ, I, तो आप देखिए ध्यान से, ट्रायंगल के अंदर जो I है अगर आप उसको हटा दें तो क्या बचता है? V, और नीचे क्या है? R। ये जो लाइन अगर उसको डिवाइड की लाइन समझ लीजिए, आपकी फॉर्मूला बन गई V अपॉन R। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। और सिमिलरली अगर आप R पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप R इक्वल्स टू, अब R की रिलेशन क्या होगी? तो ऊपर V है और इस लाइन को हम अपॉन समझ लेते हैं, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, सो वी हैव 3 रिलेशंस। आप कहेंगे V का भी आप देख लीजिए। अगर आप V को ऊपर देख लेते हैं तो नीचे I और R है और उसके बीच में स्ट्रेट लाइन है विच इंडिकेट्स मल्टीप्लाई, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो सिंपल पैरामीटर से हम ये तीनों फॉर्मूलाज जो है डिराइव कर सकते हैं। वैसे भी बहुत रिमेंबर करने में इजी है, वरना पैरामीटर का यूज कर सकते हैं टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। नाउ ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, उसको हमें कैसे निकालना होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि हर एक अप्लायंस का, हर एक वायर का, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं? वो हम देख सकते हैं R इज इक्वल्स टू वी आई के फॉर्म में। इसका मतलब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट का कांस्टेंट रिलेशन, वोल्टेज एंड करंट का कांस्टेंट रिलेशन। आइए ये हम शुरू करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आए। देखिए बच्चों, ये सर्किट डायग्राम हमारा, जिसमें हम लोग वोल्टेज, करंट
और मैंने कहा ये बल्ब और कुछ नहीं है बट क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, कंडक्टर। नाउ सी, यहां पर मैं ले लेती हूं, एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, आई वोल्टेज और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I का रिलेशन। I जो है, यार छाती पर आया वहां, सपोज कि हम लोग जो बैटरी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम लोग यूज कर रहे हैं 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, मैंने शुरुआत में ले लिया 6 वोल्ट की बैटरी। तो जब हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं तो हम लोग करंट को मेजर करेंगे, एंड वी नो कि करंट को मेजर करने के लिए वी आर हैविंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज द एमीटर, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो वो हम लोग देख लेंगे कि भाई कितना हमारा करंट आता है। हम एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कि मेरा करंट जो है वो आ रहा है 2 एम्पियर। अब मैंने वोल्टेज थोड़ा और इंक्रीज कर लिया, रेदर देन 6 मैं अभी 12 वोल्ट की बैटरी लगा रही हूँ। जब मैं करंट को फिर से नोट कर रही हूँ तो मुझे करंट मिल रहा है 4 एम्पियर। फिर मैंने थोड़ा वोल्टेज और इंक्रीज कर लिया और मैंने लगा दिया 6 वोल्टेज की बैटरी, और फिर जब मैं करंट देखती हूँ तो मुझे मिलता है 6 एम्पियर। एक लास्ट और मैंने किया, मैंने 24 वोल्टेज की बैटरी लगा दी। ठीक है, और फिर जब मैं करंट देखती हूँ तो वो मुझे मिल रहा है 8 एम्पियर। ओके, तो रेजिस्टेंस का मतलब, देखिए रेजिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि हमारा अप्लायंस जो है उसमें जितनी कैपेसिटी है करंट को रोकने की वो फिक्स होगी। हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, उसके हिसाब से करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, बट उसकी जो कैपेसिटी है टू रेजिस्ट द करंट इज सेम इन ऑल द सिचुएशंस। तो वो कैसे रहेगा, दैट इज V अपॉन I। अब V की जगह मैंने लगा दिया 6 वोल्टेज, क्योंकि मेरा पहला एग्जाम्पल वही था। फिर अपॉन में करंट 2, 2 1 जा 2 3 जा, कितना आया 3। अगेन सेकंड सिचुएशन में क्या किया था, 12, 12 अपॉन 4 कितना आएगा 3। थर्ड सिचुएशन क्या था, 18 अपॉन 6 कितना हुआ 3, एंड लास्ट सिचुएशन क्या हुआ 24 अपॉन 8 कितना हो गया 3। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट आई। तो जब हम लोग ये रिलेशन ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, जिसको आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए ओम्स लॉ का, तो आपको ये रिलेशन ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक साथ इंक्रीज होती है। तो जब भी कोई भी दो क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज होती है, हम लोग को पता है कि वो ग्राफ हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अब हम लोग करंट नोटिफाई कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज पे हमारा करंट जो है वो डिपेंड करता है। तो डिपेंड वाली जो चीज होती है हमेशा वाई एक्सिस पे लिखी जाती है। तो करंट को मैं लिखूंगी वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसके लिए वोल्टेज आएगा नीचे की तरफ और करंट का एम्पियर। ओके, जब आप इन वैल्यूज को अप्लाई करेंगे ग्राफ के अंदर, आप जब उसको ड्रॉ करेंगे तब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। जी हाँ, ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों को रेजिस्टेंस जो है वो बताता है। तो बाय दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप आराम से बता सकते हैं दैट वी आर गेटिंग द लीनियर ग्राफ, द स्ट्रेट ग्राफ, व्हिच इंडिकेट्स दैट वोल्टेज एंड करंट they both are directly proportional and they always increase by keeping the value constant, and that value is nothing but the resistance. यहाँ पर रेजिस्टेंस का SI यूनिट और उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। हालांकि फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ओके, अब V हमें पता है वोल्टेज, दैट मीन्स वोल्ट, एंड I इज नथिंग बट एम्पियर। तो बेसिकली ये ओम्स लॉ के हिसाब से बनाया गया है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस का SI यूनिट नथिंग बट ओम है, और इसका सिंबल इट इज इन ग्रीक अल्फाबेट, जिसका सिंबल इस तरीके से आता है। सो बेसिकली 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, ओम या ये जो सिंबल मैंने बताया
इसका बेसिक प्रोनाउंसिएशन है ओमेगा, बट हम लोग इसको ओम के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए डिफाइन वन ओम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कभी भी एसआई यूनिट्स के डेफिनेशन जब आते हैं तो आपको फॉर्मूला जिसके थ्रू हम एसआई यूनिट डिराइव करते हैं उसको लेकर ही आप चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट द रेजिस्टेंस या तो फिर कंडक्टर जो भी आप कहें, ओके, it is having one voltage, the potential difference is having one voltage in which a 1 ampere current flows through the circuit and which gives you the 1 ohm। अगर हम इसको और अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं the resistance of a conductor, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है with a potential difference of 1 वोल्ट। हम लोग कितना लगा रहे हैं यहाँ पे 1 वोल्ट, जिसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, in which 1 ampere current flows, so that is nothing but the Ohm's law, that means 1 ohm। okay, so I hope आपको ये पूरा ओम जो है वो समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सर्किट है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ओम किस तरीके से डिराइव करते हैं वो है। इसके बारे में जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में और डिटेल में हमें देखना है, जिसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसमें अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस हम देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, do study, this is your life, hasta la vista।